पार्ट 1 में हमने देखा है कि भारती और मजनू दोनों पति पत्नी रहते हैं और वह धनकपुर नामक एक ग्राम में रहते हैं। दोनों ही काम पर जाते हैं, पर मजनू की आदत थोड़ी ख़राब होने के कारण उसे पैसों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एक दिन जब मजनू काम से वापस आता है तो उसे पूरे घर में ढूंढने पर भी भारती कहीं नहीं दिखती। तभी गांव का एक आदमी आके मजनू को बताता है कि भैया मैंने भाभी को जंगल में देखा था। और फिर तभी वह व्यक्ति मजनू को जंगल की तरफ लेकर जाता है और वह वहां देखता है कि भारती की और मजनू वहीं जंगल के बीच बहुत तेज़ी से रोने लगता है। तभी 2 पुलिस वाले आके मजनू को पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और तब मजनू वहां उन्हें एक शेरा नाम के व्यक्ति के बारे में बताता है। शमशान में इंस्पेक्टर और एक सिपाही दोनों शेरा से मिलने जाते हैं। क्या तुम ही शेरा हो इस शमशान के चौकीदार? हाँ मैं ही हूँ शेरा, कहो। हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ कहो क्या पूछताछ करनी है। अब तुम्हारा कौन मर गया? यहाँ तो सब अंतिम समय में ही आते हैं। अबे चुप, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट। बस यह बता कि मजनू की पत्नी भारती यहाँ पर रोज़ रोज़ आया करती थी। यह मेरा निजी मामला है, इसके बारे में मैं आपको क्यों बताऊं? अब यह निजी मामला नहीं, एक हत्या का मामला है। मजनू की पत्नी भारती को किसी ने मारकर जंगल में फेंक दिया है और हम उसी की पूछताछ कर रहे हैं और तू हमें ज्ञान दे रहा है। खून मेरी बहन का? किसने और कब किया ये सब? चल ये ड्रामा बंद कर, हमारे सामने नहीं चलेगा ये सब। सारे गांव वालों को पता है और तुझे पता नहीं। तू बस इतना बता कि भारती यहाँ पर रोज़ रोज़ आया करती थी क्या? सबको सच सच बता, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूँगा। साहब मैं यहाँ शमशान में अकेला रहता हूँ और मुझे खाना पीना कुछ भी बनाना नहीं आता, इसलिए मुझ पर दया खाकर भारती बहन मुझे रोज़ खाना देने आया करती थी और वह इसलिए यहाँ पर रोज़ आती थी और उन्होंने अपने मुंह से ही मुझे भाई कहा था। अरे पानी पूरी वाले भैया, मुझे जल्दी से 1 प्लेट पानी पूरी दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अरे भाई अगर तुम्हें इतनी ज़ोरों की भूख लगी है तो घर जाके खाना खाओ ना, फुल्की खाने से क्या पेट भरेगा तुम्हारा? क्या करूं बहन, मैं अकेला रहता हूं और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। अरे भाई तुम्हारी इस बहना के होते हुए चिंता काहे को करते हो? मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना ले आया करूँगी। तुम सच कह रही हो ना बहना? हाँ हाँ भाई मैं सही कह रही हूँ, पर बस तुम्हें तरकारी का पैसा देना होगा। मेरा पति बहुत कंजूस है। हाँ हाँ क्यों नहीं बहना, मैं तुम्हें 200 रुपये दे दिया करूँगा। अरे 200 रुपये? वो तो 10 दिन भी नहीं चलेंगे, तुम मुझे 500 रुपये दे दिया करें। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं 500 रुपये दे दिया करूँगा। भारती बहन रोज़ मुझे खाना देने आया करती थी और उसके बदले मैं उन्हें 500 रुपये दिया करता था। अरे तो हम कैसे मान लें कि तू जो बोल रहा है वह सच है, क्योंकि मजनू ने तो हमें कुछ और ही बताया था। यह बात तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि भारती बहन ने खुद मुझे मना किया था किसी को भी बताने से, क्योंकि उनका पति बहुत ज़्यादा शराब पीता है और वह यह पैसों से भी शराब ही पीता। अरे पर हम कैसे मान लें कि तू जो बोल रहा है वह सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास? हाँ साहब, एक जन है जहाँ से भारती बहन सब्जियाँ खरीदती थी, उस सब्जी वाले को सब कुछ पता है। भारती बहन ने उसे खुद बताया था। अब यह सब्जी वाला कौन है? साहब बाज़ार में राम कुमार सब्जी बेचता है, उसे सब कुछ पता है। साहब मुझे तो लगता है भारती बहन का खून इसी ने किया है और अब यह बचने के लिए कहानियाँ बना रहा है।
नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस बहन ने मुझे खाना खिलाया है, मैं उस बहन के साथ कभी नमक हरामी नहीं कर सकता। मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं इस शमशान में रोज़ लोगों को मिट्टी में मिलते हुए देखता हूँ। मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जीवन का मोल बहुत अच्छे से पता है, मेरा विश्वास करें। चल चल ठीक है, अब ज़्यादा ज्ञान झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम तहकीकात कर रहे हैं और जब तक यह तहकीकात चल रही है, यह गांव छोड़कर जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद सिपाही और इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। साहब, मुझे तो लगता है कि भारती बहन की हत्या इसी ने की है और अब यह पकड़े जाने के डर से कहानियां बना रहा है। नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके सामने रोज़ कई लाशें जलती हैं, वह गलत काम नहीं कर सकता। अरे क्या तुम ही हो राम कुमार? हाँ हाँ साहब, मैं ही हूँ राम कुमार। बहुत बढ़िया सब्जियाँ बेचता हूँ, बताइए क्या दूँ आपको? हम तो तुम्हारा पूरा ठेला ही खरीदने आए हैं। अरे वाह, लगता है आज थाने में दावत होने वाली है। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। तू बस इतना बता, तू मजनू की पत्नी भारती के बारे में क्या क्या जानता है? अब तुझे क्या हुआ, सांप सूख गया क्या? अब बता कुछ। हाँ साहब, भारती भाभी बहुत अच्छी थी और मुझसे ही सब्जियां लेकर जाती थी, पर पैसे थोड़े कम देती थी। तू भारती और शेरा के बारे में क्या क्या जानता है वो बता। हाँ साहब, वह भारती भाभी जो हैं वह शेरा भैया के लिए खाना लेकर जाती हैं और उन्होंने यह बात मुझे किसी से भी बताने के लिए मना किया है। साहब, उनका जो पति है मजनू, वह बहुत खर्चीला है और उसको शराब और जुए की भी बहुत ख़राब लत लगी है। तो भारती भाभी को यह लगा कि यदि मजनू भैया को पता चलेगा तो वह उनसे भी यह पैसे छुड़ाकर खर्च कर लेंगे, इसलिए उन्होंने किसी से भी बताने के लिए मना किया था। अच्छा, पर अगर तू और भी कुछ जानता है तो वह भी हमें बता दे, क्योंकि अगर तूने हमसे कुछ छुपाया और हमें बाद में पता चला तो सीधा तू अंदर जाएगा, क्योंकि बेटा यह हत्या का मामला है। साहब, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। हाँ चल बता अब। साहब, कल जब भारती भाभी मुझसे सब्ज़ी लेने आई तो उनके साथ उनकी पड़ोसन राशि भी सब्ज़ी लेने आई और वह दोनों मुझसे सब्ज़ी ले ही रही थी। भैया, आज मुझे 1 किलो कटहल दे दो। भाभी जी, कटहल तो 50 रुपये किलो है। हाँ भैया, रख दो। शेरा भैया ने इसके लिए अलग से मुझे पैसे दिए हैं। भैया, ज़रा पाव भर कटहल मुझे भी दे देना। कुछ और ले लो भाभी, कटहल तो अब ख़त्म हो गया। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो भैया, इतना सारा तो रखा है। ज़्यादा नहीं है, बस 1 किलो बचा था तो वो भी भारती भाभी ने ले लिया है। अरे इतने सारे कटहल का तू क्या करेगी भारती, तू आदमी है या भूत? हाँ हाँ, अब तुम कुछ भी समझ लो, पर तुमसे तो कम ही हूँ। भारती, तेरी जुबान आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगी है। तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे आजकल। मेरे लक्षणों को छोड़ो, तुम अपने लक्षणों की बात करो। मैं अभी के अभी तेरी शिकायत करके तुझे मज़ा चखाती हूँ। साहब, मुझे बस इतनी ही बात पता थी। और कुछ पता है तुझे? लेकिन साहब, फिर इंस्पेक्टर राजकुमार के पास जाकर उसे जोर के 3 थप्पड़ लगाता है। आउच, आउच, आउच। खून इसी ने किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। चल, तेरी कहानी अभी शायद अधूरी है, इसे पूरा कर। घर जाके राशि भाभी ने शायद भारती भाभी की शिकायत मजनू भैया से कर दी और उसके बाद फिर वो यहाँ आ गया। मेरी मेहनत का पैसा तुम उस
अपने भाई पर उड़ा रही हो और जब मैंने मांगे तो मुझसे कहा कि तुम्हारे पास नहीं है। अरे मजनू भैया, गुस्सा क्यों हो रहे हो? भारती भाभी को तो शेरा भैया हर महीना 500 रुपये देते हैं सब्जी भाजी के। अच्छा, तो तुम उन पैसों को अय्याशी पे उड़ा देते हो। चलो दो मुझे पैसे। नहीं नहीं, यह मेरी मेहनत का पैसा है, यह पैसा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अरे मजनू भैया, आप दोनों यहाँ झगड़ा मत करो, घर चले जाओ। देखते ही देखते दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और मजनू भैया ने भारती भाभी को गले से पकड़ के धक्का दिया और भारती भाभी सीधे मेरे ठेले से टकराईं और वह तुरंत बेहोश हो गईं और उनके सिर से खून बहने लगा। मजनू ने उन्हें बहुत उठाने की कोशिश करी पर वह नहीं उठी। अरे मजनू भैया, आपने ये क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं हुआ, बस सिर में थोड़ी सी चोट आई है, अब भी अस्पताल लेकर जाऊंगा तो अभी ठीक हो जाएगी। बस तू अपना मुंह बंद रखना, वरना सोच लेना फिर। और साहब, फिर उसके बाद पता चला कि भारती भाभी की लाश जंगल में मिली है। तुमने बात को छुपाकर गुनाह किया है। नहीं साहब, मैं बहुत डर गया था, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मुझे बचा लो। हाँ ठीक है, पर तुम्हें अब हमारी मदद करनी होगी उस अपराधी को पकड़ने में। तुम्हें हमारे साथ अदालत में चलकर गवाही देनी होगी। ठीक है साहब, मैं अदालत चलूँगा और वहाँ सबको सच सच बता दूँगा। साहब, आपको कैसे पता चला कि रामनाथ कुछ छुपा रहा है और उसने बात घुमा दी है? शायद तुमने सुना नहीं, उसने कहा कि राशि और भारती के बीच में झगड़ा हुआ, तभी मेरे को लगा कि शायद यह खून राशि ने किया है और फिर मैंने हवा में तीर छोड़ दिया और फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। और फिर इंस्पेक्टर और सिपाही मजनू को पकड़कर जेल में ले आते हैं। तुमको क्या लगा बेटा कि तुम अपनी पत्नी का खून करके बच जाओगे? बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा लंबे।